नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं अकाट्य सत्य समाचार। इन दिनों कॉरिडोर का मामला वृंदावन मथुरा में सुर्खियों पर है और सिर्फ वृंदावन मथुरा में ही नहीं, पूरे देश में इस वक्त ये मुद्दा सुर्खियों में है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर पर बन रहे कॉरिडोर को लेकर जहां बांके बिहारी के कुछ सेवायतों में हलचल मची हुई है, उनका समर्थन बाकी के सेवायत भी कर रहे हैं और आसपास के व्यापारी भी। वहीं दूसरी ओर वृंदावन के प्रमुख तीर्थ पुरोहित और एनके ग्रुप के मालिक कपिल देव उपाध्याय ने कॉरिडोर की वकालत करते हुए कई बार वक्तव्य दिए हैं। उनके ये वक्तव्य मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसी बीच हमने भी उनसे जाकर बातचीत की और समाज में, वृंदावन में उठ रहे सवालों के जवाब उनसे मांगे। इन सवालों के क्या जवाब उन्होंने दिए, आइए हम दिखाते हैं उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश। धन्यवाद आपके दर्शकों के लिए। सर्वप्रथम कॉरिडोर के निर्माण के लिए जिसने भी ये सोचा, उसने इसलिए सोचा है कि एक व्यवस्था ठीक हो। दूसरा, वृंदावन में जो यात्री आते हैं उनके लिए सुगमता हो, दर्शन करने में सुगमता हो। आज के दिन ऐसा हो गया है कि 60 साल से ऊपर का व्यक्ति दर्शन करने में असमर्थ है। और पहले कभी वृंदावन में जो तीर्थ यात्रा के लिए अधिकतर जो आदमी आते थे वो वानप्रस्थ आश्रम के ही व्यक्ति आते थे, लेकिन आज के दिन वानप्रस्थ आश्रम के व्यक्तियों का आना बड़ा दुरह हो गया है। वो आ ही नहीं सकता और दर्शन भी नहीं कर सकता। कई कई किलोमीटर लंबी दूरी पर उनकी साधन रोक दिए जाते हैं, गाड़ियां रोक दी जाती हैं। मंदिर तक पैदल चलना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल है। यदि इसमें सुगमता लाना है तो कोई ना कोई ऐसा उपाय करना पड़ेगा जैसे कि वृंदावन के लिए बांके बिहारी पहुंचना सहज हो, सरल हो और आराम से दर्शन हो सके, और ना कि बांके बिहारी के दर्शन हो सके। और भी मंदिरों में जो कि प्राचीन जो सप्त देवालय हैं या सप्त प्रतिमाएं हैं, जो स्वयं प्रकट प्रतिमाएं हैं, उनके पास भी उनका अप्रोच हो सके। और जो दूसरी प्रतिमाएं हैं, जो दूसरे द्वारा स्थापित मंदिर हैं, जैसे लाला बाबू का मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर है, या और दूसरे जो मंदिर हैं जो प्राचीन समय में बने हुए हैं, राधा माधव का मंदिर है, वहां सब यात्री पहुंच सके। और आज जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है बांके बिहारी जी के चारों तरफ, वो छोटी छोटी तंग गलियों की समस्या है। तंग गलियों में आज के दिन किसी ऐसे वाहन का जो आदमी जो चल नहीं सकता, जो असहाय है, उसका पहुंचना बड़ा मुश्किल है। और पुलिस ने भी कुछ ऐसी व्यवस्था की हुई है जैसे कि उनका आवागमन अत्यंत कठिन हो गया है। अतः इस सब समस्याओं को देखते हुए, सब कारणों को देखते हुए आज के समय में, वर्तमान समय में कॉरिडोर के अलावा मुझे कोई दूसरा रास्ता दिखलाई नहीं देता। यदि आपके पास में या वृंदावन की जनता के पास में और किसी प्रकार का कोई इस तरह का कोई सुगम साधन उपलब्ध हो तो कृपया जनता को बतलाने का कष्ट करें। और वह सरकार के जो एजेंसियां हैं उनको बताने का कष्ट करें, जिस इस तरह से इनकी समस्या का हल हो सकता है। तभी इस बात का निराकरण हो पाएगा कि कॉरिडोर बनना सरल है, आवश्यक है और ये बनना ही चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जैसा कि आपने कॉरिडोर के समर्थन में ये बात कही, सुझाव अगर की बात आप करते हैं तो बांके बिहारी जो हैं वो चलायमान प्रतिमा है, इससे पहले भी वो जा चुके हैं यहाँ से। तो क्या समाज की, वृंदावन की व्यवस्थाओं को देखते हुए, वृंदावन की तंग गलियों को देखते हुए, यहाँ तोड़ फोड़ ना करते हुए इनको कहीं यमुना पार, कहीं किसी बड़े स्थान पे, जैसे जयपुर मंदिर इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है, इस तरीके का कोई विकल्प आपकी नजर में है?
देखिए, इस तरह का विकल्प कोई संभव नहीं है। यमुना पार बार बार ये आवाजें उठ रही हैं गोस्वामियों की तरफ या दूसरे सज्जनों की तरफ से या दूसरे जो भगवान के भक्त हैं उनकी ओर से कि यमुना के दूसरी तरफ में हजारों एकड़ जमीन पड़ी है, वहां जाके बांके बिहारी को विराजमान कर दिया जाए। नंबर एक बात, सबसे बड़ी कठिनाई है कि वो एक तो डूब एरिया है, वहाँ साल के साल बरसात का पानी आता है और डूब एरिया में कोई भी निर्माण असंभव है। दूसरा कारण यह है कि जयपुर मंदिर है, जयपुर मंदिर राजस्थान सरकार की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पहले ही राधा माधव का मंदिर है जो जयपुर महाराज के द्वारा या उनकी रानी के द्वारा प्रमाणित प्रतिमा है और वहाँ वो मंदिर अपने को निम्बार संप्रदाय से संबंधित बतलाते हैं। नहीं, और मैं उसमें स्थापित करने की नहीं कह रहा हूँ, उस जैसा प्रांगण, जैसे जयपुर मंदिर इतने बड़े प्रांगण में बना हुआ है, वहाँ आराम से 10-15 हजार आदमी दर्शन कर सकता है। तो बिहारी जी के आसपास तोड़ फोड़ करने से, कॉरिडोर बनाने से बेहतर है कि इतनी बड़ी जगह पे एक बिहारी जी का मंदिर अलग से बना दिया जाए। नहीं, तो इसीलिए तो मैं आपको बतला रहा हूँ ना कि आज जो मंदिर है लगभग 20 एकड़ जमीन में बना हुआ है जयपुर मंदिर, जयपुर राधा माधव का मंदिर, वहाँ एक तो मंदिर ही नहीं है, उसका एक सामूहिक रूप से एक राजधानी के रूप में विकास किया गया था 1905 में। इसमें राजा का महल भी है जिसे गोपाल पैलेस बोलते हैं और गोपाल पैलेस पर आज के दिन ब्रज अकादमी ने कब्जा किया हुआ है। ब्रज अकादमी के ग्रंथ उसके अंदर बंद हैं। दूसरा, वहाँ एक बड़ी गौशाला चल रही है जो श्रीपाद बाबा के शिष्य ने बनाई हुई है, उसमें लगभग 20,000 गायें हैं और गायों के लिए दूसरा स्थान इतना बड़ा मिलना असंभव है, वहां भी संभव नहीं है। दूसरा, राजस्थान की सरकार बाबा को अतिक्रमणकारी मानती है तो दूसरे आदमी को अपनी जमीन को क्यों देगी वो। तीसरा ये कि इस मंदिर में, बांके बिहारी के मंदिर में भी कई बार ऐसी प्रयत्न किए गए जो सरलता से यात्रियों की सुगमता से यात्री दर्शनार्थी मंदिर तक ठाकुर जी की प्रतिमा तक दर्शन कर सके। इसमें एक बार कुछ साल पहले सन 2005 या 2007 के बीच में ऐसा एक प्रयत्न किया गया कि बांके बिहारी जी की एक वैकल्पिक रास्ता पुलिस चौकी के सामने से निकाल दी जाए। उसमें श्री राम डेयरी वाले ने अपनी जमीन मंदिर को दान भी दी। दूसरे, इनसे एक सहमति ली स्वामी आनंद किशोर गोस्वामी से, उन्होंने भी अपनी सहमति प्रदान की, लेकिन उसमें दो दुकानदार ऐसे वहां अपने दृढ़ हो गए और उन्होंने इस तरह का अपना व्यवहार किया कि वो किसी भी कीमत पर, मैंने कई बार उनसे वार्ता की इससे, और उस समय वार्ता शायद आर.के. सिंह बीसी थे, विकास प्राधिकरण के, मायावती की सरकार थी, तो उनके कहने से मैंने भी कई बार ये प्रयत्न किया कि यात्रियों के लिए दर्शन सुलभ हो जाए, यात्रियों की परेशानी दूर हो जाए, लेकिन वो बात संभव नहीं हुआ। हाई कोर्ट से स्टे लाया गया, हाई कोर्ट से अंत में ये बात करके समाप्त कर दी गई कि इस रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। गोसाई इसी पक्ष में थे, ये नया रास्ता, नवीन रास्ता ना बने। और दूसरा, कोई रास्ता ऐसा आज के दिन समझ में नहीं आता। कुछ जब परिक्रमा चौड़ी होगी या रास्ते चौड़े होंगे तो कुछ तो जाएगा ही जाएगा, जगह जाएगी जाएगी, बल्कि सारे रास्ते अतिक्रमण की चपेट में हैं। बांके बिहारी जी के सामने जो रास्ता है, एक खाटू वाले ने अपने अपने मकान से होकर दिया था, उस मकान का एक बड़ा चबूतरा था जो नगर पालिका का माना गया और नगर पालिका ने सन 90 तक किसी भी आदमी को उसमें निर्माण नहीं करने दिया, लेकिन 90 के बाद में वहां भी उस चबूतरे पे भी आज एक मार्केट का निर्माण हो गया और उस जगह की भी सक्रिय हो गई। दूसरा, जो पुराने शहर में पन्नावारी कुंज है, वहां एक विशाल यात्रियों के विश्राम के लिए एक बरंडा बना हुआ था जो नगर पालिका की संपत्ति थी, नगर पालिका की जमीन थी, उस पर भी लोगों ने, दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ भीड़ भाड़ में तोड़ फोड़ करने से बढ़िया है कि कहीं खुली जगह में अगर बांके बिहारी जी अगर ट्रांसफर, मतलब इनकी प्रतिमा वहां स्थापित की जा सकती है, ऐसा पॉसिबल है या नहीं? देखिए, ये तो संभव है कि बांके बिहारी जी कई बार दूर दूर गए हैं, कई बार आगे जब आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, आपसी झगड़ा हुआ, पहले तो बांके बिहारी जी की प्रतिमा निधवन में विराजमान थी, जब आपसी इनका साधुओं के साथ झगड़ा हुआ, ये रसिक बिहारी के 90 साल बाद हुआ। रसिक बिहारी जो महाराज थे जिन्होंने रसिक बिहारी की स्थापना की, उसके 90 साल बाद हुआ और उस समय बांके बिहारी जी की प्रतिमा निधवन से लाके अब इस जगह पर विराजमान की गई। उसके बाद में कई ऐसे मौके आए कि ये प्रतिमा भरतपुर गई, करौली गई और भी कई विभिन्न स्थानों में, कामा भी गई, तो विभिन्न स्थानों पर गई और कुछ दिन बिहारी जी वहां विराजमान रहे। संभव तो है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि बांके बिहारी जी गोसाइयों का एक मत होना और सरकार का भी एक मत होना, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो वृंदावन के ब्रजवासी हैं वो इस बात के लिए एक मत हो जाए कि हम दूर दर्शन करने के लिए या रात्रि की शयन आरती करने के लिए मंदिर से इतनी दूर जा सकें। नहीं, तो आज वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो जो लोकल ब्रजवासी है वो तो दर्शन करने जा ही नहीं पाता,
दूसरी बात, प्रेम मंदिर इतने बड़े दायरे में, इतने बड़े एरिया में बना हुआ है, लेकिन जाम वहां भी लग रहा है। तो ये कैसे मान लें कि कॉरिडोर बन जाने के बाद आम जनता के लिए दर्शन सुगम हो जाएंगे? क्योंकि अब तक जो उत्तर प्रदेश में कॉरिडोर बने हैं, जैसे चाहे वाली राम मंदिर नया मंदिर देख लीजिए आप, या चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देख लीजिए, या पड़ोसी राज्य का आप देख लीजिए महाकाल लोक, वहां पर भी घंटों लाइनों में लगने के बाद दर्शन हो पा रहे हैं। तो क्या कॉरिडोर बन जाने से दर्शन सुगम हो जाएंगे आम जनता के लिए? ये भ्रांति नहीं है? नहीं, ये भ्रांति नहीं है, कॉरिडोर से दर्शन सुगम होंगे। और प्रेम मंदिर का जैसा आपने ये सवाल उठाया है, प्रेम मंदिर भी 40 एकड़ में बना हुआ है। 40 एकड़ के बाद में 10 एकड़ में उनका मंदिर का नक्शा है, 30 एकड़ में उनका जो रेजिडेंस है उसका नक्शा है। उसके बाद भी जाम लगता है वहां पर? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों जाम लगता है। उसका एकमात्र कारण ये, जब नक्शा पास हुआ उसमें उन्होंने जो आज के दिन यहाँ लीलाएं दिखलाई हुई हैं, पार्क बनाए हुए हैं, उस जगह उन्होंने पार्किंग दिखलाई हुई थी। जब ये वो व्यवस्था चली रही थी, मंदिर का उद्घाटन ही हुआ था, मंदिर खोला गया था यात्रियों के लिए, मैंने विकास प्राधिकरण में लिख के भी दिया, मैंने आप साहब इस समय इनकी पार्किंग की व्यवस्था करा दीजिए, बाद में नहीं तो सड़क पर आदमी का निकलना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने शायद नोटिस भी काटा था इसके प्रेम मंदिर के लिए, लेकिन ऊपर से दबाव इतना आया कि वो पार्किंग की व्यवस्था इनके लिए नहीं कर पाए। जब उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा असंभव पार्किंग की व्यवस्था करना बहुत ही मतलब निश्चित हो गया है, जरूरी हो गया है, तब उन्होंने अब एक बहुत दूर जाके एक पार्किंग की व्यवस्था की है प्रेम मंदिर वालों ने, जो लगभग वहां से मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर है, जो गलियों में पीछे की तरफ जाती है। वहीं उसी की जगह जो अभी इन्होंने कॉलोनी बनाई है जिससे फ्लैट बना के बेचे हैं, उस जगह यदि पार्किंग की व्यवस्था हो जाती, वो सरकार की अनदेखी से ही हुआ है, और अनदेखी से होने के कारण ही लोग जनता को परेशानी हो रही है। इसी तरह की व्यवस्था अभी प्रभाव में आकर उन्होंने चारधाम आश्रम पर भी की है, चारधाम मंदिर पर भी की है। उनकी पार्किंग की जगह आगे थी, वो तो उन्होंने उसे चौधरी साहब ने बेच दी, और पार्किंग के लिए जो जगह रखी गई थी वो उन्होंने जगह समाप्त कर दी, और अब वहां भी इसी तरह की जाम की स्थिति पैदा हो गई है। अच्छा, वृंदावन वालों का एक आरोप और है कि ये कॉरिडोर सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए रहेगा, उन लोगों के लिए रहेगा जो पैदल चलना ही नहीं चाहते, वो सीधे डायरेक्ट मंदिर तक गाड़ी से पहुंचना चाहते हैं। तो इस आरोप में कितनी सत्यता आपकी नजर से है या नहीं? देखिए भैया, ये आरोप तो लगाना बहुत सरल है, हर एक आदमी कोई ना कोई आरोप लगा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वृद्धजन, असहाय जन और गरीब जन के लिए दर्शन सुलभ हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें बांके बिहारी जी गोस्वामियों की भी कुछ धृष्टता है, क्योंकि उन्होंने पैसे वालों को अभिमान दिया, पैसे वालों को सम्मान दिया, गरीब आदमियों का उनका कोई आज के दिन सम्मान नहीं है। लेकिन सरकार की नजर में यदि जब ऐसा होगा, सरकार बनाएगी तो पार्किंग व्यवस्था उन्होंने दूर की, ऐसा यमुना जी के पार दूसरी तरफ भी कर रहे हैं जैसा उनकी नक्शा में है, तो एक पार्किंग व्यवस्था उन्होंने इस सड़क पर भी की है। लेकिन वहां से उनका जो कहना है कि हम लोग यात्रियों के लिए पोलो कार्ट चलाएंगे, जो पोलो वाली गाड़ियां वो चलाएंगे, लेकिन पोलो कार्ट चलाएंगे ये तो वास्तव व्यवस्था तो होगी कि लोगों को चलना पड़ेगा, गरीब आदमी तो बेचारा पैदल चलेगा ही चलेगा, जिसके पास 40 रुपए की शायद सवारी का रखेंगे वो 20 रुपए की सवारी का रखेंगे, जिस पास 20 रुपए नहीं होंगे देने के लिए, तो वो तो बेचारा पैदल चलेगा ही चलेगा। अभी भी गरीब जनता ऐसी आती है जो पहले भी आती थी, जो अपने घर से 4 दिन के लिए आती है, 4 दिन के लिए सतुआ लाती है, 4 दिन के लिए 2 दिन के लिए पराठे लाती है, 2 दिन के लिए सूखी सब्जी बना के लाती है, वो बाजार से ना खरीदती है, उसी को खाती है और भगवान के दर्शन करती है, और बड़ी खुशी खुशी यहाँ से दर्शन करके भगवान का नाम जपती हुई अपने घर के लिए प्रस्थान करती है। तो वो लोगों को तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन वो दिक्कत तो बेचारों का जन्म ही जब इस तरह के लिए हुआ है, परेशानी झेलने के लिए हुआ है, उसके लिए तो कोई उपाय है नहीं। लेकिन लोगों को दर्शन करना सुलभ हो जाएगा, एक चौड़ी जगह हो जाएगी तो वहां यात्रियों का पहुंचना आसान हो जाएगा। वृंदावन की व्यवसायी वर्ग का ये कहना है, जो छोटे व्यवसायी वर्ग है उनका ये कहना है कि बाहर से जो रिंग रोड बन के आएगा और यमुना पार पार्किंग बनेगी, वहां से ई रिक्शा के द्वारा श्रद्धालु सीधे मंदिर तक आएंगे और गलियारे तक और दर्शन करके वापस लौट जाएंगे। तो इससे जो छोटे व्यापारी हैं, जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं वृंदावन में, वहां तक उनकी रीच ही खत्म हो जाएगी, वो जाएंगे नहीं वहां तक। नहीं, ये भी उनका गलत है कि व्यापार की जो दुकान है, व्यापार का स्थल है, समय समय बदलता रहता है। किसी समय रंगनाथ जी के पास में था, किसी समय टेढ़े खंबे वाले के पास में था, किसी समय और भी कहीं जगह रहा होगा। लेकिन यदि छोटे लोगों के लिए, जैसे ढकेल वालों के लिए या रेडी वालों के लिए, यदि यमुना पार में पार्किंग बनेगी, तो वहां जाके बेचारे अपनी रेडी लगाएंगे, वहां इनको कौन रखेगा? वहां चौड़ी जगह पर रेडी लगाने से वहां तो अतिक्रमण की भी समस्या नहीं होगी, रेडी लगाएंगे और शाम को अपना अपना सामान बांध के चले आएंगे वहां से। अच्छा, तो आप एक प्राचीन व्यक्ति हैं, आप यहाँ जानते हैं, आप में नॉलेज है अच्छी,
वृंदावन के बारे में आप जानकारी भी बहुत अच्छी रखते हैं, हाँ। और एक परंपरा से भी आप जुड़े हुए हैं, जो पंडा समाज की परंपरा से है। तो इस रूप से अब एक घाटी ब्रजवासी की भी आपकी छवि है। तो जो कुंज गलियों का जो महत्व है, जो एक धर्म का जो तीर्थ स्थान का जो महत्व है, वो तीर्थ स्थान पर्यटन स्थल में नहीं घोषित हो जाएगा इस तरीके से? नहीं या देखिए, परिवर्तन हो जाएगा तीर्थ स्थल का पर्यटन स्थल में परिवर्तन? नहीं नहीं नहीं, आप ये देखिए कि पर्यटन और तीर्थ स्थल दोनों अलग अलग वस्तु नहीं है। पर्यटन और तीर्थ स्थल कहीं ना कहीं जाके एक समरूपी है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आदमी घूमने आता है या दर्शन करने आता है या तीर्थ यात्रा करने आता है, वो भी पर्यटन ही है। तो यदि जो वृद्ध आदमी है वो तो पर्यटन करने आएगा, जो युवा लोग हैं जो अपने पत्नी के साथ अपने बच्चों के साथ आते हैं, वो आदमी एंजॉय करने के लिए आता है, तो उनकी संख्या जरूर निश्चित रूप से बढ़ेगी। और उसके लिए प्राचीन स्वरूप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ना, प्राचीन स्वरूप पे तो ना देखिए सर, प्राचीन स्वरूप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राचीन स्वरूप के लिए तो बात यह है कि बहुत से साधु महात्मा हैं, उनके पास आते हैं, लोगों का धर्म की तरफ रुझान बढ़ेगा, धर्म की तरफ सुविधा बढ़ेगी। हाँ, इतना जरूर है, जैसे गले में कंठी बांधने से कोई आदमी अवश्य पदार्थ का सेवन नहीं करता है। वृंदावन आके बहुत से गलत काम करने से वो बचेंगे। जितने दिन वृंदावन आएंगे, कम से कम गलत काम करने से तो बचेंगे। यही व्यक्ति मान लो यहाँ से जाके कहीं होनोलुलु जाता या कि सिंगापुर जाता या और कहीं मतलब पताया जाता, पताया में तो जाके उसको गलत काम करना ही है। इस तरह से वृंदावन में आके तो गलत काम नहीं कर सकता। वृंदावन में तो कुछ यहाँ की धार्मिक परंपरा है, यहाँ की मर्यादा है, माननी ही पड़ेंगी। और लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ बांके बिहारी में ही कॉरिडोर क्यों, बाकी के सब देवालयों में क्यों नहीं? देखिए, निश्चित रूप से आज बात यह है कि जो इसका सामना है, सत्य का सामना यह है, जो मुख्य बात है कि आज के दिन बांके बिहारी में ही आने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो वृंदावन को बांके बिहारी का ही दूसरा प्रतिरूप मान लिया गया है। यानी वृंदावन आने का मतलब बांके बिहारी का दर्शन करना। तो बांके बिहारी का दर्शन करना तो बांके बिहारी को ही इसलिए लिया गया है। जैसे इसमें सुविधा के लिए राधा वल्लभ जी को भी कुछ सुविधा मिलेगी, राधा वल्लभ जी के भक्त लोगों को भी आसान आसान मतलब अप्रोच मिल जाएगी उससे, बाकी राधा वल्लभ भी जा सकते हैं। दूसरे 2 मंदिर और बतलाए हैं, 3 मंदिर और बतलाए हैं। एक तो शिव केशव देव जी का मुंशी वाली कुंज, जो होलकरों के दीवान ने बनाई हुई है। दूसरा एक मंदिर और है, कोई गौड़िया मठ का मंदिर है, एक पीताम्बर देव जी का मंदिर है। अभी लोग वो पीताम्बर देव जी के मंदिर को कोई नहीं जानते, उसकी प्रतिमा भी नीलमणि ठाकुर है, जो बड़ा वाम देवियों के साथ संघर्ष करके पीताम्बर देव जी ने उस शिला को प्राप्त किया था और उससे भगवान की प्रतिमा बनाई थी। वो ठाकुर जी भी आज के दिन कोई नहीं जानता, एक तरफ कोने में बैठी है। फिर दूसरी बात यह है कि अष्टसखी का मंदिर है। अष्टसखी का मंदिर भी ये लोगों के मतलब वो चेतना जागृत ना होने के कारण उसका भी स्वरूप बदल दिया गया आज के दिन। उसमें भी धर्मशाला के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और जो पुराना स्वरूप था उसका भी नष्ट कर दिया गया। उस तरफ भी लोगों का ध्यान जाएगा, वहां भी लोग उससे दर्शन करने जाएंगे। कहना चाहते हैं कि बाकी के मतलब सप्त देवालय में ये बांके बिहारी मंदिर, और आप आपके मानने में सप्त देवालय वृंदावन में है कौन कौन से? सप्त देवालय 2 प्रकार के हैं। एक तो भगवत रसिक के सप्त देवालय है, एक गौड़िया संप्रदाय, एक गौड़िया संप्रदाय के देवालय है। भगवत रसिक और गौड़िया संप्रदाय के देवालयों में इतना ही अंतर है कि भगवत रसिक के देवालय में बांके बिहारी का मंदिर है, राधा वल्लभ जी का मंदिर है और जुगल किशोर जी का मंदिर है। सप्त देवालय जो गौड़िया के हैं उनमें से ये तीनों मंदिर सम्मिलित नहीं है, वहां इनकी जगह दूसरे मंदिर सम्मिलित है। जैसे घोड़ियों के सप्त देवालय है, गोविंद देव जी है, मदन मोहन जी है, गोपीनाथ जी है, राधा रमन जी है, राधा दामोदर है, राधा श्याम सुंदर है और राधा गोकुलानंद है। ये 7 देवालय आते हैं। इनमें से 3 देवालय भगवत रसी के देवालय में नहीं है, जबकि तीनों देवालय स्वयं प्रकट प्रतिमाएं, उनकी मान्यता काफी अधिक है। तो जो आपने पहले नाम लिए 3, वो तो वृंदावन में है ही नहीं, वो तो वृंदावन छोड़ चुके हैं। तो क्या यही कारण है बिहारी जी की जो ख्याति बढ़ रही है बिहारी मंदिर की, क्या उसके पीछे यही कारण है कि जो गौड़िया संप्रदाय के 3 जो पुराने प्राचीन जो सप्त देवालय हैं, वो यहाँ से वृंदावन से उनका पलायन? नहीं, पलायन तो उस समय परिस्थिति वश हुआ है, फिर वहां के लोगों ने उनको आने नहीं दिया। परिस्थिति उस समय ऐसी थी कि औरंगजेब के जमाने में कि वो उनको ये भय लगा कि हमारे मंदिर को नष्ट ना कर दे औरंगजेब, लेकिन इसलिए वो मूर्ति को लेके यहाँ से बाहर चले गए गोविंद देव जी वाले। और गोपीनाथ जी की मूर्ति भी इसलिए बाहर गई, उसके कुछ समय बाद गई। गोविंद देव जी के कुछ समय बाद गोपीनाथ जी की मूर्ति गई और जुगल किशोर जी की मूर्ति के जाने का पता नहीं है, जाने क्यों गई, और वो आज के दिन पन्ना में विराजमान है। और तीसरे जो राधा बांके बिहारी है, ये भी उस समय डर की वजह से बाहर गए।
राधा वल्लभ जी है, ये जय महाराज जयसिंह की वजह से बाहर गए। महाराज जयसिंह ने कुछ इस तरह की राजज्ञा निकाली थी जो जिसको स्वीकार नहीं किया था राधा वल्लभ जी वालों ने, इसलिए 40 साल उस प्रतिभा को लेकर बार बार घूमते रहे। तो ये इसके पीछे यही कारण है। बांके बिहारी जी जब सप्तदेव वाले हैं तो सातों एक बराबर होने चाहिए। नहीं, आज तीनों चाहे गौड़िया संप्रदाय के हो चाहे भागवत रथ नहीं, के। आज तीनों देवालयों की मान्यता है जो स्वयं प्रकट ठाकुर है, जिसमें एक गौड़िया संप्रदाय का भी ठाकुर है राधा रमण जी, और एक हेतरवंशी जी के ठाकुर जी हैं राधा वल्लभ जी, और स्वामी हरदास जी के ठाकुर है बांके बिहारी जी। तो तीनों का ही फिर कॉरिडोर में समावेश क्यों नहीं है? नहीं, राधा रमण जी के तो यहाँ से काफी दूर पड़ते हैं, वहाँ यात्रियों की संख्या इतनी नहीं है, ये इतने यात्री नहीं जाते, वहाँ केवल एलिट क्लास के यात्री जाते हैं, जो संपन्न लोग हैं वही जा पाते हैं। राधा वल्लभ जी में अभी तक संख्या नहीं थी ज्यादा, लेकिन अब बांके बिहारी का दर्शन नहीं होता लोगों को सुगमता से, इसलिए राधा वल्लभ जी में भीड़ बढ़ गई है। अब बांके बिहारी को करने से, राधा वल्लभ जी को करने से ये दोनों के लिए सुलभ हो जाएगा इससे। अच्छा, कॉरिडोर अब का आ जाते हैं वर्तमान स्थिति पे। ये तो हमने चर्चा कर ली इसके बारे में। अब वर्तमान स्थिति पे आ जाते हैं। जैसा कि आपके ऊपर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ जो आपसे नाखुश हैं, आपके वक्तव्यों से, आपके जो मीडिया में वक्तव्य जो चल रहे हैं, उनसे लोग नाखुश हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये सरकारी भाषा बोलते हैं ब्रजवासी, पर लेकिन ये सरकारी भाषा बोलते हैं। देखिए, ऐसा है भैया, बोलने पे तो किसी का कोई आक्षेप लगाने पे तो किसी पे रोक है नहीं। अब आक्षेप लगाने वाले तो आक्षेप लगाते हैं। उन्होंने ऐसा मुझ में क्या देख लिया है, किस सरकार में मैं पदासीन हूँ, या किस कमेटी में हूँ, या किस कमेटी में मैं आना चाहता हूँ, ऐसा वो क्या सोचते हैं जो मुझे सरकारी आदमी बतला रहे हैं। मैं तो जो सत्य है वो ही कहता हूँ, और यही परंपरा मेरे पिताजी की थी। जो वो सत्य होते थे, चाहे कितना भी कटु सत्य हो, वो बोले बिना नहीं रहते थे। यही मेरा कारण है कि मैं भी सत्य बोले बिना नहीं रहता। मैं तो कुछ इस तरह का कोई अनुवांशिक लक्षण है, तो इसलिए ये लोग समझते होंगे। जब मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूं, जब ये सरकार के पक्ष में बोलते हैं, जब ये कहते हैं कि ये कम्युनिस्ट आदमी है। आज में सरकार की का सहयोग बस पक्ष हो रहा है, क्योंकि मंदिर में इतनी अव्यवस्थाएं व्याप्त है, वृंदावन में इतनी अव्यवस्थाएं व्याप्त है कि हरिनिकुंज से ही क्या अंग्रेज मंदिर के आगे से ही आदमी को पैदल चलना पड़ता है, और वहां से लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी है बांके बिहारी मंदिर की। वृद्ध आदमी वहां से आ ही नहीं सकता। और मैं तो ये देख रहा हूं कि 2008 के 2010 के बाद में तीर्थ यात्रा करने वाला व्यक्ति बिल्कुल रुक गया है। जिसमें वृद्ध होते थे, तीर्थ यात्रा करने आते थे, वो यात्री बिल्कुल रुके हैं, वो वृंदावन आने का नाम नहीं ले रहे। मेरे पास भी बहुत से फोन आते, हम महाराज वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन करना चाहते हैं और तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, यमुना जी का स्नान करने चाहते हैं। मैंने भैया और तो सब हो जाएगा, वृंदावन में चलना बहुत पड़ेगा। ये यदि आपकी सामर्थ्य तो आप आ जाइए वृंदावन में। तो वो चलने के लिए वो राम राम बोल लेते हैं, जय बिहारी जी के बोल लेते हैं, चलना उनके सब बस की बात नहीं। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे। ये जो आज विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं कॉरिडोर के ऊपर, क्या सरकार इससे पहले कॉरिडोर की कोई सरकार की मंशा नहीं थी, या प्रशासन की कोई मंशा नहीं थी, या एकदम से अभी हुआ है? और इनके अहित क्या है, और यहाँ पे अव्यवस्था क्या थी जिसके कारण ये कॉरिडोर बनाना? जैसा एक तो जाम की समस्या तो हो ही गई, दूसरी ऐसी क्या मंदिर में अव्यवस्था थी जिसके कारण ये सरकार को निर्णय लेना? देखिए, मंदिर की व्यवस्था तो ये थी कि मन मर्जी, कोई नियम का पालन ना करना, चाहे मंदिर को खोल देना, चाहे मंदिर को बंद कर देना, मंदिर में शादी करा देना, मंदिर में बैठ के भोजन करा देना राजभोग के बाद में, मंदिर की आरती 2 बजे करना, कभी 3 बजे करना, कभी राजभोग की आरती 11 बजे कर देना, शयन भोग की आरती कभी रात के 10 बजे करना, कभी रात आरती 8 बजे कर देना। ये सारी जो व्यवस्था है होने के कारण ही इस तरह की कार्रवाई होने से मेरे विचार से तो वृंदावन की जनता प्रसन्न है, भक्त लोग प्रसन्न है, बाहर के जो आगंतुक लोग हैं, जो बिहार जी के भक्त है, वो भी प्रसन्न है। इसमें से कुछ लोग अप्रसन्न वही लोग हैं जिनका कोई व्यक्तिगत कोई मतलब हित अहित हो रहा है, और जिनका स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही है, वही लोग नाखुश है। नहीं, सभी लोग मेरे विचार से सब लोग प्रसन्न है। और मैं भी ऐसी कोई नई बात नहीं कह रहा, मैं तो स्वयं इस समय उससे निकला हुआ हूं, इस मतलब इस विधि से निकला हुआ हूं, इस सब से उनसे निकला हुआ हूं, जो दर्शन की जो परेशानी है उनसे निकला हुआ हूं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। और नहीं तो दूसरा यदि कोई होता तो ये नहीं जानता बांके बिहारी मंदिर में क्या व्यवस्था है, तो वो क्यों बोलेगा। यहां तक स्थिति है कि चाहे जाकर आगे 1000 आदमी खड़े होने की व्यवस्था है, 350 आदमी मंदिर के अंदर खड़े हैं। अंदर खड़े होने की एक पुजारी की अनुमति है, वहां 10 पुजारी अंदर गर्भगृह में खड़े हुए हैं। ठाकुर जी के दर्शन तो होते नहीं है। वो गोस्वामी जी की किसी की पीठ दिखती है, किसी की पूंछ दिखती है, और घर में भी इतना इनका विवाद है कि वहां जो यदि कोई नाती उसमें पैसा बेटे का बेटा जिसको नाती बोलते हैं हम लोग,
तो वो यदि कोई पैसे पैसे न्यौछावर उठा लेता है, भेंट उठा लेता है, तो एक गुसाई जी उसको सबके सामने पर्दा खोला हुआ है, उसमें लात मार रहे हैं, आपस में डुक मार रहे हैं, घूसा मार रहे हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था देख के हृदय दुखी होता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि इस अव्यवस्था में भी जो आज के दिन ये जो इसके लगे हुए हैं कमेटी की तरफ से जो लगे हैं गार्ड, वो ना तो बाहर का आदमी देखते हैं, ना लोकल आदमी देखते हैं, ना वृद्ध आदमी देखते हैं, वो सबके साथ यह सम्मानजनक व्यवहार करते हैं, अशिष्टता का व्यवहार करते हैं। ये सबसे बड़ा कष्टदायक है। हम तो भगवान बिहारी से यही प्रार्थना करते रहे हम इस तक, हे भगवान बिहारी जी इस व्यवस्था को सही कर। और फिर दूसरा एक बात आपको मतलब बताया, हम साकार ब्रह्म को उपासक है, करने वाला बिहारी जी यही जो कर रहा है वो बिहारी जी कर रहा है। और ये सब लोग तो उसके हेतु हैं, केवल इनको हेतु बना के लाया गया है। जो बिहार जी महाराज ने इनको कहा है कि तुम इससे कार्रवाई करो, प्रेरणा देने वाले बिहार जी है, करने वाले बिहार जी है, सारा कुछ बिहार जी कर रहे हैं। और बिहार जी इनसे आज के दिन रुष्ट है। अब ये इन्होंने एक चीज और कही है कि ये गोविंद देव जी की संपत्ति है और इसके इनके पास साक्ष्य भी है। देखिए ऐसा है कि ये लोग मतलब मैं क्या बताऊं, इनको ज्यादातर किसी को जानकारी नहीं है। वृंदावन अकबर ने गोविंद देव जी के मंदिर और जीव गोस्वामी को ही 2000 बीघा जमीन दी थी वृंदावन, और 2000 बीघा जमीन देने के बाद में ये उन्हीं के नाम पर चढ़ी रही। दूसरी बात यह है कि उन्हीं लोगों ने इनको पट्टे किए, जो जितने मंदिर बने उन्हीं लोगों ने पट्टे किए। तीसरी बात यह है कि जो भरतपुर महाराज की जो प्रॉपर्टी की बात आई, महाराज बदन सिंह भरतपुर के प्रथम राजा हुए, जो कामा जिनकी राजधानी थी, और कामा की राजधानी बना के महाराज जयसिंह के साथ उन्होंने थूड़ पे आक्रमण किया, जो उनकी चाचा का किला था। उस आक्रमण करके अपने चचेरे भाई को उन्होंने वहां से हरा के भगा दिया। उसने अजमेर में जाके शरण ली। उसके बाद में यहाँ वृंदा ये भरतपुर में ये इनकी बदन सिंह की राजशाही स्थापित हुई, और उनके कामा में राजधानी बनाने के बाद, जीतने के बाद में, राजा बनने के बाद में सूरजमल से कहा कि भरतपुर में दूसरे किसी परिवार का राज्य था, उस पर जाके इन्होंने कब्जा किया। और कब्जा करने के बाद में जब भरतपुर राज्य स्थापित हो गया तो वो जयपुर के अंतर्गत ही था। तो जयपुर के अंतर्गत था तो हो सकता है कि उसी समय इनको ये बगीचा इनको उन्होंने मांग लिया हो, या वृंदावन की जमींदारी महाराज जयसिंह ने उनको दे दी हो। जयसिंह वैसे उसके मुगल सूबेदार के रूप में वृंदावन ही उनका मुख्य केंद्र था। जयसिंह घेरा में उनकी छावनी थी, जयसिंहपुरा में उनकी छावनी थी, सेना रहती थी, और वृंदावन की जयसिंह घेरा में उनका निवास था। और उन्होंने जयपुर की स्थापना की। तो वो आमेर के राजा के रूप में प्रसिद्ध है। वो भरतपुर महाराज उनके अंतर्गत आते थे एक जमाने में, बदन सिंह उनके अंतर्गत थे, और उन्होंने ही राजा की उपाधि प्रदान की। मुगलों से राजा की उपाधि उन्होंने ही दिलवाई। और बदन सिंह उनका एक प्रतिनिधि जयपुर राज्य में एक प्रतिनिधि के रूप में रहता था। तो निश्चित रूप से जब राजा मान सिंह या मुगल के जब आधिपत्य में था वृंदावन, तो पट्टा गोविंद देव जी को दिया गया था, जिसे औरंगजेब ने रिन्यू किया था। तो औरंगजेब भी जब बदन सिंह से पहले हुए, जो ये हुए हैं 1605 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद में ही राजा बदन सिंह को राज्य का राजा घोषित किया है। तो ये उसके बाद में हुआ, तो इसलिए संपत्ति घोड़ियों के नाम पर रही होगी। उसके बाद में भरतपुर राजाओं के नाम पे नहीं रही है संपत्ति कोई भी, तो इसलिए संपत्ति उनके नाम पे निकलती है, गोविंद देव जी के नाम पे निकलती है। इससे इनकी किसी अधिकार पे कोई फर्क पड़ेगा? अधिकार पे तो फर्क देखिए ऐसा है कि मुआवजे की जो शायद इनको ऐसा लग रहा है कि देखो मंदिर का मुआवजा तो किसी को कुछ नहीं मिलना है, लेकिन कायदा तो यह है कि जो 12 साल तक काबिज रहता है उसको सिविल सूट में उसको ऑनर मान लिया जाता है। तो उस हिसाब से तो इसको मुआवजा मिलेगा, और ना मुआवजा मिलने का कोई कारण नहीं। तो ऐसी रूमर है कि मुआवजा नहीं मिल रहा है, इसलिए देखिए कायदा से तो मुआवजा मिलेगा, और भैया कोई आदमी जबरदस्ती करे और मुआवजा ना दे तो बात अलग है, कायदा से तो मुआवजा मिलना चाहिए। आपके अनुसार सिर्फ वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनकी दुकान मकान जो इसके दायरे में आ रहे हैं? देखिए भैया, दुकान वाले जो एक आदमी को मैं जानता हूं जिनका कोई लेना देना नहीं था, और 2 भाई थे सुन रखे जिनकी दुकान है पुलिस चौकी के सामने। यदि वो रास्ता निकल जाता 30 फुट चौड़ा, 2 दुकानों का एक रास्ता निकल जाता, तो आज कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती। उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे लाके धारा 6 तक हो गई थी उस जगह की, अधिग्रहण करके सरकार ने यहां तक पहुंच गई। उन्होंने वो अधिग्रहण नष्ट करा दिया। वृंदावन के हमारे मोहल्ला के सिंधी पंडा थे जो ज्यादा उछल के बात करते थे। जब छोटा सा काम उन्होंने रोक दिया तो उसका बड़ा काम होना ही था, बिहार जी को बड़ा काम करना ही था।
तो कुल मिला के ये माना जाए कि आपके अनुसार कॉरिडोर वृंदावन के हित में है, वृंदावन के श्रद्धालुओं के, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के हित में है। भैया सर बिल्कुल हित में है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई दूसरा उपाय यदि आपके पास में हो तो आप बतला दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी गलियों में 1-1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी, 5 लाख आदमी का आवागमन दिन प्रतिदिन बड़ा मुश्किल है, हो नहीं सकता। कि मैं आदमी बड़ा स्टम्पीड बोलते हैं, मतलब धक्का मुक्की और भगदड़ भगदड़ में ही आदमी दर्शन करता है, बुढ़ा आदमी तो जा ही नहीं सकता। अब तो उसकी बात वो बात मतलब कहावत हो रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब तो कोई मुझे ये बतला रहा था, बाउंसर लेके जाते हैं आदमी, बाउंसर मिल जाते हैं वहां वृंदावन में आराम से। बाउंसर जब उस पर लेते हैं, वो हटो बचो करते आदमी को दर्शन करा लाते हैं। फिर दूसरे बाहर के लोग ऐसे भी डेवलप हो गए जो कहते हैं कि 500 रुपया दो हम दर्शन करा देंगे, 100 रुपया दो वीआईपी दर्शन करा देंगे। अरे भैया मैं कभी कभी जाता हूँ पुराने शहर में तो मुझे पकड़ लेते हैं, मुझे नहीं जानते मैं वृंदावन का आदमी हूँ, मुझसे मांगते हैं। मैं एक दिन पकड़ के भी ले गया एक पंडा के पास में, देखो भैया ये मुझको नहीं पहचान रहा है, तो वो बड़ा हंसा। उसने कहा भाई ये तो वृंदावन के ये पंडा है। जब वो बोला भाई साहब बड़ी गलती हो गई, मैं फिर उसको 100 रुपए उसको दिए, उसको विदा किया उसने। नहीं तो अच्छा, अगर आप इस बात की सर वो इस बात की गारंटी देंगे कि कॉरिडोर बनने के बाद ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी? भैया मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, ये एक उपाय है जो उपाय हो रहा है। अगर ये सारी अव्यवस्थाएं अगर उसके बाद भी रही, कॉरिडोर के बाद भी रही, भैया देखिए सरकार के खिलाफ फिर बोलेंगे या कॉरिडोर के खिलाफ बोलेंगे आप? नहीं, निश्चित बोलेंगे, लेकिन आज के दिन की जो स्थिति ये है कि संभावना यही है कि इससे कॉरिडोर की समस्या का हल हो जाएगा, कॉरिडोर से ये जनता की समस्या का हल हो जाएगा। आज के दिन परिस्थिति यही है, लेकिन उसके बाद में यदि कोई व्यवस्था आएगी तो जो अध्यास और जो न्यास कमेटी बननी है, ये कोई व्यवस्था पैदा करे तो बात है, या दूसरे जो गुसाई लोग जो सेवा कर रहे हैं वही व्यवस्था पैदा करने लग जाए। अच्छा, कमेटी से इनको क्या प्रॉब्लम है? सरकार द्वारा गठित, इसमें इन्होंने कई पॉइंटों पर सरकार की जो मानक रखे हैं उन पर इन्होंने सवाल उठाए हैं। तो देखिए ऐसा है, सीधा सीधा समझ लो, जिसके अधिकार कम होंगे उसको तो परेशानी होगी। अब वो अभी तक तो ये 4 आदमी कमेटी में स्वयं नियुक्त होते थे और कमेटी इनके घर की थी, जैसा ये चाहते थे वैसा होता था। अभी पहले ही यदि कुछ बड़ी चर्चा चली थी कि मंदिर के पैसे को मैं आपको बताऊं, एक दिन मैंने साथ पोस्टिंग डाली थी, नंद किशोर उपमन्यु अध्यक्ष थे, कमेटी ने एक मत से फैसला किया हम कोई जमीन खरीदेंगे, और जमीन की वजह से ये अधिग्रहण की बार बार कार्रवाई क्या ली, तलवार लटकती है हमारे ऊपर। तो उन्होंने मुझसे बुला के बात किया, सौगंध खिलाई नंद किशोर उपमन्यु ने कि आप इसमें एक पैसा नहीं बचाओगे, एक पैसा नहीं खाओगे, एक पैसे की आपकी दलाली नहीं होगी, जो खर्चा करोगे वो अपनी जेब से करोगे। तो मैंने उनसे जमीन तय कराई जो फ्लाईओवर की दोनों तरफ थी, जिसमें एल्डको वालों की कॉलोनी थी, वो एल्डको वालों की जमीन थी, आगरा वालों की। उनके मुख्य मालिक थे एल्डको के गर्ग साहब, वो रहते थे लखनऊ। मैं लखनऊ गया, उनसे बातचीत की, जमीन तय हो गई थी, 20 एकड़ जमीन शायद उस समय 5 करोड़ रुपए में तय हुई थी, जिसमें मेरा एक पैसा कमीशन नहीं था, एक पैसा का मेरा कोई मेरा फायदा नहीं था। मैंने नंद किशोर से बात की, बोले भैया मंदिर से तो पैसा ऐसा निकलेगा नहीं, टोकन मनी देनी है तुम अपनी जेब से दे दो, बाद में तुम्हें हम ये इनसे ये पैसा 51 लाख रुपया नंद किशोर ये गर्ग साहब से तुम्हें लौटवा देंगे। तो मैंने अपने पास से 51 लाख रुपए दिए। उसके बाद में जब ये बात अखबार में भी प्रकाशित हो गई, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये प्रकाशित हो गई, जमीन को हम खरीद रहे, किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वो 10 दिन के भीतर, 15 दिन के अंदर हमारे कार्यालय में, बाकी वाले कार्यालय में सूचित करें। ये इतनी घोषणा भी प्रकाशित हो गई। उसके बाद में जैसे ये घोषणा प्रकाशित हुई तो जो कमेटी के सदस्य थे वही विरोध करने लगे, बोले कि भाई हमसे बोले कि हमको क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा तुम्हें, मुझे कुछ नहीं मिला, तुम्हें क्या मिलेगा। तो बोले कि अच्छा, तो जमीन तो हम तो अपनी जमीन बिकवाएंगे जो हमारी रामताल पर है, सुंदरक पर है, मैंने वहां बिकवा दो भैया। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम जमीन नहीं खरीदेंगे और पैसा हम आपस में बांटेंगे। जो उस समय 125 करोड़ या 150 करोड़ रुपया इकट्ठा था, बोले हम सब गुसाइयों में बांट दिया जाए। वो कानूनन संभव नहीं था, ठाकुर जी का पैसा गुसाइयों में वितरित कर दिया जाए, वो आज भी संभव नहीं है, उस समय भी संभव नहीं था। तो ठाकुर जी के ही पैसे से क्यों संपत्ति खरीदी जा रही है उसको, और नहीं तो ठाकुर जी के नाम से ठाकुर जी का मंदिर खरीदा, ठाकुर जी की कमेटी खरीदी, और किसके पैसे से खरीदी जाएगी? कोई पैसा कोई बाहर से थोड़ी आएगा, कोई मतलब मैं क्यों अपनी जेब से पैसा लगा के दूंगा भैया? ठाकुर जी की प्रॉपर्टी ठाकुर जी के काम के लिए आ रही है, पब्लिक इंटरेस्ट में आ रही है, वहां स्कूल बनाने के लिए आ रही है। पहले कुंज बिहारी पाठशाला चलती थी, कुंज बिहारी पाठशाला को एक तरफ कुंज बिहारी पाठशाला बन जाएगी, बाकी बिहारी की कोई गौशाला नहीं है, एक तरफ गौशाला बन जाएगी। बाकी बिहारी जी का कोई पर्सनल उद्यान नहीं है, एक उद्यान बन जाएगा। इसलिए 20 एकड़ जमीन खरीद रहे थे, और जब जमीन उस समय हम खरीद रहे थे 50 करोड़ रुपए में, आज जमीन की कीमत 500 करोड़ रुपए, ये केवल 10 सालों में उसकी कीमत हो गई है 500 करोड़ रुपए। तो उसके लिए भी, हानि के लिए भी कौन जिम्मेदार है?
वो गोसाई जिम्मेदार है, वो कमेटी जिम्मेदार है जो ठाकुर जी की हानि की है। तो ठाकुर जी का जो पैसा है वो तो ठाकुर जी के हित में लगना चाहिए। ठाकुर जी के हित से यदि कुछ पैसा बचता है तो पैसा नगर के हित में लगना चाहिए। क्यों? जो दर्शनार्थी आते हैं वो सारे का सारा भार, सारा का सारा उसके आने का जो वो मतलब अव्यवस्था है वो शहर वाले सहन करते हैं, तो उनके उपयोग में लगना चाहिए, जनहित में लगना चाहिए। तो जनहित में ये तिरुपति बालाजी में लग रहा है, जनहित में वैष्णो देवी में लग रहा है, जनहित में शिरडी में लग रहा है, जनहित में आपके हिमाचल में लग रहा है ये पैसा। तो यहाँ लगाने में क्या दिक्कत है इनको? एक अहम सवाल, जैसे आपने अगर ये बात उठाई है, तो यहाँ उत्तर के या पूरब के मंदिरों की अपेक्षा जो दक्षिण के जो मंदिर हैं, वहां पर भी तो इस तरीके का बना, वहां सरकार ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? वहां मंदिर कमेटी इतनी बढ़िया व्यवस्था क्यों है? नहीं, वहां तो सरकार कर तो रही है, तिरुपति बालाजी की व्यवस्था सरकार कर रही है। और भी कई मंदिर हैं वहां पे। नहीं, और जो मंदिर है वहां जो मंदिर बने हैं वो एक व्यापारिक केंद्र बने हैं, संस्कृति के केंद्र है उनके, एक पूरे नगर का केंद्र है, नगर बना हुआ सभ्यता का केंद्र है उनका। उसमें बहुत बड़ी जगह है, वो 50 एकड़ से कम है वो मंदिर नहीं बनाते। वहां तो सरकार उनसे पूछ के ही सरकारें बनती हैं वहां पे तो। नहीं, उनसे पूछ के सरकार कोई नहीं बना, सरकार तो स्वयं बनती है। सरकार तो अभी जो वो इससे पहले बना था आंध्र प्रदेश में, उनकी धार्मिक आस्था को लेकर ना 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 ऐसा ना धार्मिक आस्था में वो कोई इंटरफेयर भी नहीं करते, और मंदिर वाले भी कोई इंटरफेयर राजनीतिक रूप से नहीं करते। और जो कमेटी बनती है वो एकदम स्वतंत्र कमेटी होती है, स्वतंत्र रूप से व्यवस्था संभालती है। तिरुपति बालाजी में 3 बार गया हूँ, मैंने तीनों बार व्यवस्था देखी है, स्वतंत्र व्यवस्था है। लेकिन वहां भी व्यवस्था जो वीआईपी कल्चर डेवलप है वो गलत है। तिरुपति बालाजी वीआईपी कल्चर यहाँ वृंदावन में नहीं होगा? नहीं, यहाँ क्यों होगा? यहाँ मतलब नहीं करना चाहिए, होगा तो अब विरोध करेंगे हम लोग। वीआईपी क्यों कर रहे हैं भाई? उनको भी क्या असुविधा हो रही है? उनको भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और जो मैं भूल रहा था कि मदन मोहन जी मंदिर के आसपास एएसआई का पूरा हस्तक्षेप है। मदन मोहन जी मंदिर भी एएसआई में, वहां एक ईंट नहीं रख सकते बिना परमिशन के, केंद्र सरकार के एएसआई के। तो अब तोड़फोड़ कैसे हो जाएगी? अच्छा, दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि मंदिर यमुना पार बड़ी जगह पे स्थापित करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां डूब क्षेत्र है, तो फिर वहां मल्टी लेवल पार्किंग कैसे बन जाएगी? नहीं, ये मैं सरकार कितना यमुना के दोनों तरफ मैं आपको बताऊं, ये बात मैं बताऊंगा आपको कि मदन मोहन जी का मंदिर पुरातत्व विभाग के अधिकार में है। वहां जितने भी निर्माण हुए हैं जबरदस्ती हुए हैं, डंडे के बल पे हुए हैं। वहां सरकार की कोई मंशा नहीं थी, ना पुरातत्व विभाग वालों को की ऐसी कोई मंशा थी, लेकिन पुरातत्व विभाग का जो चौकीदार रहता है उसको सेट करके किए गए। नहीं, अब कैसे, अब ये कॉरिडोर कैसे बन जाएगा? अब सुन तो लीजिए आप, उसमें ऐसा नियम है, उस मंदिर की जो मेन बिल्डिंग है उससे 100 मीटर तक आप कुछ नहीं बना सकते, 200 मीटर में एक मंजिल बना सकते हैं। तो ज्यादातर कॉरिडोर का हिस्सा है वो 200 मीटर के बाहर ही बैठेगा, 100 मीटर के अंतर्गत नहीं आएगा। 100 मीटर 200 मीटर के बाहर ही बैठेगा, और 100 मीटर के 200 मीटर के अंतर्गत भी आएगा तो वहां एक मंजिल निर्माण होगा, 2 मंजिल निर्माण वहां नहीं हो सकता है। तीसरी बात है कि जो मदन मोहन जी का मंदिर जो आपने बतलाया है वो अत्याधिक पुरातत्व महत्व का मंदिर है। वो इसलिए नहीं है कि वो मंदिर चार से जहांगीर के समय 1627 सन 1627 में बना, इसलिए नहीं है। वहां जमीन के अंतर्गत मौर्यकालीन स्ट्रक्चर मिला है, उसमें मौर्यकालीन, उसमें ब्राह्मी लिपि में शिलालेख मिला, ईस्ट का लेख मिला है, ईस्ट में लिखा हुआ मिला है। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और जो तोड़ने के लिए तो आप तोड़ सकते हैं, निर्माण के लिए पुरातत्व विभाग से एनओसी और परमिशन लेके बना सकते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसमें सरकार अगर कर रही है तो कुछ भी कर, सरकार परमिशन लेगी यदि आता है। जो दो पुरातत्व भेद की मंदिर आते हैं, एक तो राधा वल्लभ जी आता है और दूसरा मदन मोहन जी आता है, दोनों से परमिशन लेगी। परमिशन लिए नहीं ले लेगी तो ये सब आदमी खुले हुए हैं, कोई भी जाके कोर्ट से स्टे ला सकता है। दूसरी बात वो पार्किंग कैसे बन जाएगी? पार्किंग जो यमुना पार जो पार्किंग बन रही है वो मल्टी लेवल पार्किंग नहीं है, वो मैदानी पार्किंग है। और जो इधर जो पार्किंग बनेगी रामताल पर, ये मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। यहाँ बड़ी 25 या 26 हेक्टेयर जमीन उन्होंने मास्टर प्लान में उसको चिन्हित किया है, वहां बनाएंगे, मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे। और वहां तो इन्होंने पहले मल्टी लेवल की बात थी, लेकिन डूब क्षेत्र होने के कारण वो विचार बदल गया, और वहां खुली 500 से 1000 गाड़ी कार ककड़ी होने की व्यवस्था वहां रखी जाएगी, ये बात तय हो चुकी है। समय दिया अचाट सत्य के लिए, इसका आपका बहुत बहुत आभार। और विरोध के जो स्वर हैं वो तो मुखर होंगे ही, क्योंकि एक ना एक पक्ष तो नाराज होगा ही इससे, कॉरिडोर से। कुल मिला के आपकी बातचीत से लगा कि आप कॉरिडोर के पक्ष में। नहीं, हम तो पक्ष में हैं, इसलिए कि जनहित है, जनता के हित में, जनता को सुगमता होगी, जनता को सरलता होगी, और जनता को दर्शन करने में बड़ा आनंद आएगा, इसलिए हम पक्ष में हैं। अन्यथा हम भी क्यों चाह रहे कि वृंदावन में टूट फूट हो, हमारी किसी से दुश्मनी थोड़ी है।
कि वृंदावन में टूट फूट हो, यहाँ की दुकान टूटे, व्यापार यहाँ से इधर उधर डिस्टर्ब हो। और व्यापार वालियों को भी मतलब नहीं करना चाहिए। सरकार ने उनको कहा है कि 800 गज में मकान बना रहे हैं, 3 मंजिल की मार्केट, उसमें आपको देंगे, उसमें एस्केलेटर वगैरह लगाएंगे, तो आदमी नीचे ऊपर तीसरी मंजिल जाने में सुविधाजनक रहेगा। मॉल में जाते ही है आदमी। वृंदावन के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित कपिल देव उपाध्याय, जिनको आपने सुना, और इन्होंने कॉरिडोर की पुरजोर वकालत की। इन्होंने ये भी कहा कि ये कॉरिडोर बांके बिहारी के सेवायतों की करतूत का ही नतीजा है। करतूत कहें तो उनका व्यवहार, उनकी आपसी कलह का नतीजा ही है ये कॉरिडोर। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो वृंदावन में बढ़ती भीड़ और उसी भीड़ के चलते लगता हुआ जाम भी, और उसी जाम और भीड़ के जद्दोजहद में फंसी पुलिस, उस बढ़ती भीड़ के प्रबंधन की समस्याएं जो प्रशासन के सामने आई, तो उनको मौका मिल गया कॉरिडोर बनाने का। ये जरूरी नहीं है कि कॉरिडोर बनाने के बाद ये समस्या सुलभ हो जाए, लेकिन अब पासा फिक चुका है और गेंद प्रशासन के हाथ में है। अब देखना यह होगा ये कॉरिडोर बन पाता है या नहीं बन पाता। क्या प्रशासन गोस्वामियों के विरोध के आगे झुक जाएगा, या फिर गोस्वामियों के विरोध को दरकिनार कर ये कॉरिडोर की योजना लागू होगी और यहां पर एक बृहद कॉरिडोर बन जाएगा। ये सवाल भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है और भविष्य ही इसका जवाब देगा। आपकी इस बात पर क्या राय है, कॉरिडोर पर आपकी क्या राय है, ये आप कमेंट सेक्शन में जाकर साझा कर सकते हैं हमारे साथ। हम एक इसका दूसरा पार्ट भी पेश करेंगे, जिसमें हम अन्य ऐसे किसी वरिष्ठ व्यक्ति का इंटरव्यू आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो कॉरिडोर के बनने या ना बनने के ऊपर अपनी व्यक्तिगत राय प्रस्तुत करेंगे। आप उनसे पूछने के लिए हमें सवाल अपने भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस खबर को लाइक कीजिए, ताकि ये इसकी रीच बढ़े और जन जन तक ये खबर पहुंचे, ताकि हमें ज्यादा रेस्पॉन्स मिले कि ये कॉरिडोर बनना चाहिए या ना बनना चाहिए। इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा रिव्यू मिले और उसके बाद हम उसी के हिसाब से एक अच्छी और कॉरिडोर के संबंध में एक बढ़िया रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। अकाट सत्य के लिए हिमांशु सिंह अपने सहयोगी दीपांशु राठौर के साथ, वृंदावन।